कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी श्री मनसुख भाई मांडविया, श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला, दर्शनाबेन, लोकसभा के मेरे सांसद के साथी और गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के अध्यक्ष श्री कांजी भाई, सेवा समाज के सभी सम्मानित सदस्यगण और विशाल संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा आज विजयादशमी के अवसर पर एक पुण्य कार्य का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को और पूरे देश को विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के भक्तों के बारे में, उनके अनुयायियों के बारे में बहुत ही सटीक बात कही गई है। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदायी। अर्थात भगवान राम के आशीर्वाद से, उनके अनुसरण से अविद्या, अज्ञान और अंधकार मिट जाते हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हार जाती हैं। और भगवान राम के अनुसरण का अर्थ है मानवता का अनुसरण, ज्ञान का अनुसरण। इसलिए गुजरात की धरती से बापू ने राम राज्य के आदर्शों पर चलने वाले समाज की कल्पना की थी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोग उन मूल्यों को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आज की गई ये पहल भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आज फेज 1 हॉस्टल का भूमि पूजन हुआ है। मुझे बताया गया है कि साल 2024 तक दोनों फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा। कितने ही युवाओं को, बेटे बेटियों को आपके इन प्रयासों से एक नई दिशा मिलेगी, उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। मैं इन प्रयासों के लिए सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज को और विशेष रूप से अध्यक्ष श्री कांजी भाई को भी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात से भी बहुत संतोष है कि सेवा के इन कार्यों में समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की चेष्टा है, प्रयास है। साथियों, जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में सेवा के ऐसे कार्यों को देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि गुजरात किस तरह सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। सरदार साहब ने कहा था और सरदार साहब के वाक्य हमने अपने जीवन में बांध के रखना है। सरदार साहब ने कहा था, जाति और पंथ को हमें रुकावट नहीं बनने देना है।
हम सभी भारत के बेटे और बेटियां हैं। हम सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, परस्पर स्नेह और सहयोग से अपना भाग्य बनाना चाहिए। हम खुद इसके साक्षी हैं कि सरदार साहब की इन भावनाओं को गुजरात ने किस तरह हमेशा मजबूती दी है। राष्ट्र प्रथम ये सरदार साहब की संतानों का जीवन मंत्र है। आप देश दुनिया में कहीं भी चले जाइए, गुजरात के लोगों में ये जीवन मंत्र आपको हर जगह दिखेगा। भाइयों और बहनों, भारत इस समय अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है। ये अमृतकाल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तियों को याद करने की भी प्रेरणा देता है जिन्होंने जनचेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई। आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आज गुजरात जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके पीछे ऐसे अनेकों लोगों का तप, त्याग और तपस्या रही है। विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। हम सब शायद जानते होंगे, उत्तर गुजरात में जिनका जन्म हुआ और आज गुजरात के हर कोने में उनको याद किया जाता है, ऐसे ही एक महापुरुष थे श्री छगन भा। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही समाज के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज से 102 साल पहले 1919 में उन्होंने कड़ी में सर्व विद्यालय केळवणी मंडल की स्थापना की थी। ये छगन भा का ये दूरदृष्टि काम था, ये उनकी दृष्टि थी, उनका विजन था, उनका जीवन मंत्र था, कर भला होगा भला। और इसी प्रेरणा से वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारते रहे। जब 1929 में गांधी जी छगन भाजी के मंडल में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि छगन भा बहुत बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में अपने बच्चे छगन भा के ट्रस्ट में पढ़ने के लिए भेजने को कहा था। साथियों, देश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अपना वर्तमान खपा देने वाले ऐसे ही एक और व्यक्ति का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। वो थे भाई काका। भाई काका ने आणंद और खेड़ा के आसपास के इलाके में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया था। भाई काका स्वयं तो इंजीनियर थे, करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन सरदार साहब के एक बार कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में काम करने आ गए थे। कुछ समय बाद वो चरोतर चले गए थे, जहां उन्होंने आणंद में चरोतर एजुकेशन सोसाइटी का काम संभाला। बाद में वो चरोतर विद्या मंडल से भी जुड़ गए थे। भाई काका ने उस दौर में एक रूरल यूनिवर्सिटी का सपना भी देखा था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो गांव में हो और जिसके केंद्र में ग्रामीण व्यवस्था के विषय हो। इसी प्रेरणा से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी।
ऐसे ही भिखाभाई पटेल भी थे, जिन्होंने भाई काका और सरदार पटेल के साथ काम किया था। साथियों, जो लोग गुजरात के बारे में कम जानते हैं, उन्हें मैं आज वल्लभ विद्यानगर के बारे में भी बताना चाहता हूं। आप में से काफी लोगों को पता होगा, ये स्थान करमसद, बाकरोल और आणंद के बीच में पड़ता है। इस स्थान को इसलिए विकसित किया गया था ताकि शिक्षा का प्रसार किया जा सके, गांव के विकास से जुड़े कामों में तेजी लाई जा सके। वल्लभ विद्यानगर के साथ सिविल सेवा के दिग्गज अधिकारी एचएम पटेल जी भी जुड़े थे। सरदार साहब जब देश के गृह मंत्री थे, तो एचएम पटेल जी उनके काफी करीबी लोगों में गिने जाते थे। बाद में वो जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री भी बने। साथियों, ऐसे कितने ही नाम हैं जो आज मुझे याद रह रहे हैं। सौराष्ट्र की अगर बात करें, हमारे मोहनलाल लालजीभाई पटेल, जिनको हम मोला पटेल के नाम से जानते थे, मोला पटेल ने एक विशाल शैक्षिक परिसर का निर्माण करवाया था। एक और मोहन भाई बिरजीभाई पटेल जी 100 साल से भी पहले पटेल आश्रम के नाम से एक छात्रावास की स्थापना कर अमरेली में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था। जामनगर में केशवजी भाई अरजीभाई विराणी और करसन भाई बेचर भाई विराणी, इन्हें दशकों पहले बेटियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल और छात्रालय बनाए थे। आज नगीन भाई पटेल, साकरचंद भाई पटेल, गणपत भाई पटेल, ऐसे लोगों द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तार हमें गुजरात के अलग अलग विश्वविद्यालयों के रूप में दिखता है। आज का ये सुअवसर इन्हें याद करने का भी बेहतरीन दिन है। हम ऐसे सभी व्यक्तियों की जीवन गाथा को देखें तो पाएंगे कि किस तरह छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाया। प्रयासों की यही सामूहिकता बड़े से बड़े नतीजे लाकर दिखाती है। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे अत्यंत सामान्य व्यक्ति को, जिसका कोई पारिवारिक या राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, जिसके पास जातिवादी राजनीति का कोई आधार नहीं था, ऐसे मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आपने आशीर्वाद देकर गुजरात की सेवा का मौका 2001 में दिया था। आपके आशीर्वाद की ताकत इतनी बड़ी है कि आज 20 साल से अधिक समय हो गया, फिर भी अखंड रूप से पहले गुजरात की और आज पूरे देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है, ये भी मैंने गुजरात से ही सीखा है। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों की कमी थी, अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। उमिया माता का आशीर्वाद लेकर, खोड़ल धाम के दर्शन करके मैंने इस समस्या के समाधान के लिए लोगों का साथ मांगा, लोगों को अपने साथ जोड़ा। आपको याद होगा, गुजरात ने इस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रवेशोत्सव की शुरुआत की थी। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए साक्षरदीप और गुणोत्सव शुरू किया गया था। तब गुजरात में बेटियों के ड्रॉप आउट की भी एक बड़ी चुनौती थी। अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने इसका वर्णन भी किया। इसके कई सामाजिक कारण तो थे ही, कई व्यवहारिक कारण भी थे। जैसे कितनी ही बेटियां चाहकर भी इसलिए स्कूल नहीं जा पाती थी
क्योंकि स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय ही नहीं होते थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात ने पंचशक्तियों से प्रेरणा पाई। पंचामृत, पंचशक्ति यानी ज्ञान शक्ति, जनशक्ति, जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति और रक्षा शक्ति। स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाए गए। विद्या लक्ष्मी बॉन्ड, सरस्वती साधना योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ऐसे अनेक प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि गुजरात में न केवल पढ़ाई का स्तर बेहतर हुआ, बल्कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी तेजी से कम हुआ। मुझे खुशी है कि आज बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, ये आप ही लोग थे जिन्होंने सूरत से पूरे गुजरात में बेटी बचाओ अभियान चलाया था। और मुझे याद है, उस समय मैं आपके समाज के लोगों के बीच में आता था तो ये कड़वी बात बताए बिना कभी चुकता नहीं था। आप राजी हो जाएं, नाराज हो जाएं, इसका ख्याल किए बिना मैंने हमेशा कड़वी बात बताई थी बेटियों को बचाने की। और मुझे आज संतोष से कहना है कि आप सबने मेरी बात को उठा लिया और आपने सूरत से जो यात्रा निकाली थी, पूरे गुजरात में जाकर के, समाज के हर कोने में जाकर के, गुजरात के हर कोने में जाकर के बेटी बचाने के लिए लोगों के शपथ दिलवाए थे। और मुझे भी आपके उस महाप्रयास में आपका साथ जुड़ने का मौका मिला था। बहुत बड़ा प्रयास किया था आप लोगों ने। गुजरात ने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, अभी हमारे भूपेंद्र भाई बड़ा विस्तार से यूनिवर्सिटी का वर्णन करते थे, लेकिन मैं भी इसको दोहराना चाहता हूं ताकि जब आज देश के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनको भी पता चले। गुजरात ने इतने कम समय में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी और दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही दुनिया की पहली चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कामधेनु यूनिवर्सिटी जैसी अनेकों इनोवेटिव शुरुआत करके देश को नया मार्ग दिखाया है। आज इन सारे प्रयासों का लाभ गुजरात की युवा पीढ़ी को मिल रहा है। मैं जानता हूं आप में से अधिकतर को इनके बारे में पता है और अभी भूपेंद्र भाई ने बताया भी है। ये बातें आपके सामने इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जिन प्रयासों में आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, आपने कभी पीछे मुड़कर के देखा नहीं, उससे मिले अनुभव आज देश में बड़े बदलाव ला रहे हैं। साथियों, आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है। गांव का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है। भाषा के कारण उसकी जिंदगी में अब रुकावट नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपरिक स्किल को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है।
साथियों, स्किल का क्या महत्व होता है, इसे आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। एक समय आप में से अधिकांश लोग सौराष्ट्र में अपना घर छोड़कर, खेत खलिहान छोड़कर, अपने दोस्त रिश्तेदार छोड़कर हीरा घिसने, हीरा घसू के रूप में सूरत आए थे। एक छोटे से कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहा करते थे, लेकिन ये आपकी स्किल ही थी, आपका कौशल ही था, जिसकी वजह से आज आप लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और पांडुरंग शास्त्री जी ने तो आपके लिए कहा था, रत्न कलाकार कहा था। हमारे कान्जी भाई तो स्वयं में एक उदाहरण है। अपनी आयु की परवाह न करते हुए वो पढ़ते ही गए, नया नया कौशल अपने साथ जोड़ते ही चले गए। और शायद आज भी पूछोगे कि कांजी भाई कोई पढ़ाई वढ़ाई चल रही है क्या, तो हो सकता है कुछ तो पढ़ते ही होगी। ये बहुत बड़ी बात है जी। साथियों, स्किल और इकोसिस्टम से मिलकर आज नए भारत की नींव रख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की सफलता हमारे सामने है। आज भारत के स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या अब रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना के कठिन समय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने जितनी तेजी से वापसी की है, उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल में एक विश्व संस्था ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मुझे विश्वास है, गुजरात राष्ट्र निर्माण के अपने प्रयासों में हमेशा की तरह सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ करेगा। अब तो भूपेंद्र भाई पटेल जी और उनकी पूरी टीम एक नई ऊर्जा के साथ गुजरात की प्रगति के इस मिशन में जुट गए हैं। साथियों, वैसे भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद आज पहली बार मुझे इतने विस्तार से गुजरात के लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला है। एक साथी कार्यकर्ता के रूप में भूपेंद्र भाई से मेरा परिचय 25 वर्ष से भी ज्यादा का है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि भूपेंद्र भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो टेक्नोलॉजी के भी जानकार हैं और जमीन से भी उतना ही जुड़े हुए हैं। अलग अलग स्तर पर काम करने का उनका अनुभव गुजरात के विकास में बहुत काम आने वाला है। कभी एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका के सदस्य, फिर नगर पालिका के अध्यक्ष, फिर अहमदाबाद महानगर के कॉरपोरेटर, फिर अहमदाबाद महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, फिर औड़ा जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के चेयरमैन, करीब करीब 25 वर्षों तक अखंड रूप से उन्होंने ग्रास रूट शासन प्रशासन को देखा है, परखा है, उसका नेतृत्व किया है। मुझे खुशी है कि आज ऐसे अनुभवी व्यक्ति गुजरात की विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं। साथियों, आज हर गुजराती को इस बात का भी गर्व होता है कि इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद, इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी
25 साल तक कार्य करने के बाद भी भूपेंद्र भाई के खाते में कोई विवाद नहीं है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर विजयादशमी की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे, उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बेहतर संसाधन होते थे, वर्ल्ड क्लास स्किल होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं
अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इससे हमारे इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमारी अपनी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इंडस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाएं तलाशना शुरू किया है और अब प्राइवेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं बन रही है। देश में जो नीतिगत परिवर्तन किया है उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 325% से भी ज्यादा बढ़ा है। साथियों, कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो टैलेंट है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। जब इस प्रकार के एक्सपर्टीज को इनोवेशन का अवसर मिलता है, कुछ कर दिखाने का अवसर मिलता है, तो वो कमाल करके दिखाते हैं। आप अपने एक्सपर्टीज से जो प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे वो भारत के डिफेंस सेक्टर की क्षमता तो बढ़ाएंगे ही, आजादी के बाद जो एक गैप आ गया था उसे भी दूर करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में कोई देश हो या कोई कंपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू उसके रिसर्च और इनोवेशन से तय होती है। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत की ग्रोथ, भारत की नई पहचान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मेरा सभी 7 कंपनियों से भी विशेष आग्रह है कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी लेनी है। इसलिए ये जरूरी है कि आप नया सोचें, रिसर्च ओरिएंटेड युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दें, उन्हें सोचने की पूरी छूट दें। मैं देश के स्टार्टअप से भी कहूंगा, इन 7 कंपनियों के जरिए
आज देश ने जो नई शुरुआत की है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। आपकी रिसर्च, आपके प्रोडक्ट्स कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इस ओर आपको सोचना चाहिए। साथियों, सरकार ने सभी कंपनियों को एक बेहतर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट देने के साथ साथ पूरी फंक्शनल ऑटोनॉमी भी दी है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है इन फैक्ट्रीज के कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आपकी एक्सपर्टाइज का बहुत लाभ होगा और हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।